हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू ऑल। हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या स्टार्ट किया था, सेकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर लिया था, सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम लोग कौन सा करेंगे, सेकेंड फॉर्म, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। छोटा सा है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्रिप्शन के बगल में एक बेल आइकन भी बना होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ बिजनेस विच इज प्रेजेंट ओनली इन इंडिया। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस केवल इंडिया में प्रेजेंट है, केवल इंडिया में ही वर्क करता है, रन करता है। तो ये इंडिया का सबसे ओल्ड और ट्रेडिशनल बिजनेस है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो केवल इंडिया में प्रेजेंट है, और ये इंडिया का सबसे पुराना, सबसे ओल्ड और ट्रेडिशनल बिजनेस है। और ये बिजनेस कैसे रन करता है, एक हिंदू फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ द हिंदू फैमिली आर इन्वॉल्व्ड इन रनिंग द बिजनेस। केवल हिंदू फैमिली रन करेंगे इस बिजनेस को, और सारे फैमिली, ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, mainly all the male members of the Hindu undivided family। Hindu undivided family मतलब joint family। जो हिंदू जॉइंट फैमिली है वो इस बिजनेस को रन करेंगे। केवल फैमिली मेंबर मिल के इस बिजनेस को चलाते हैं, और जो मेन कंट्रोल होता है वो जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है उसके हाथ में होता है, और जो सीनियर मोस्ट मेंबर फैमिली का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। फिर से समझिए, दिस बिजनेस इज कैरिड आउट ओनली इन इंडिया, केवल इंडिया में रन करता है। इंडिया का सबसे ओल्ड और ट्रेडिशनल बिजनेस है, एंड दिस बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द मेल मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और ये बिजनेस केवल जॉइंट हिंदू फैमिली ही रन करता है, और केवल फैमिली मेंबर्स इसमें वर्क करते हैं। सारे फैमिली मेंबर्स मिलके, सारे मेल फैमिली मेंबर्स मिलके इसमें वर्क करते हैं। See, there are two conditions for existence of joint family business. These are, दो कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के एग्जिस्टेंस के लिए। पहली क्या है, मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी देयर इन द फैमिली। बिजनेस को रन करने के लिए कम से कम 2 मेल मेंबर तो होने चाहिए, और एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देखो पहले ये समझो, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स, 2 मेल मेंबर्स मतलब ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस केवल मेल मेंबर ऑफ द फैमिली रन करते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई बेबी बॉय बॉर्न हुआ वो मेंबर बन जाता है फैमिली बिजनेस का। अब जब वो एडल्ट हो जाता है उसके बाद वो डिसाइड कर सकता है कि वो इसी बिजनेस में वर्क करेगा या वो अपना कोई और बिजनेस या कोई और काम स्टार्ट करेगा। पर जब वो बॉर्न होता है, दैट बेबी बॉय बिकम्स द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो मिनिमम 2 मेल मेंबर्स तो होने ही चाहिए इस बिजनेस को रन करने के लिए। और क्या कहते हैं कि 3 सक्सेसिव जनरेशन इज रिक्वायर्ड। 3 सक्सेसिव जनरेशन मतलब कि 3 मेल मेंबर फैमिली के सक्सेसिव जनरेशन मतलब आपके दादा, आपके पापा, और अगर मेल चाइल्ड है तो आप, दादा, पापा और आप, 3 सक्सेसिव जनरेशन इसमें इन्वॉल्व होती हैं इस बिजनेस को रन करने के लिए। तो अगर दादा हो गए, पापा हो गए और तीसरा गर्ल चाइल्ड है तो फिर दादा पापा 2 मेल मेंबर हो गए, दे विल रन द बिजनेस, ठीक है। अगर और भी मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, मिनिमम 2 लिखा है, मैक्सिमम जितने मेल मेंबर हैं फैमिली के वो इस बिजनेस में वर्क करते हैं। और जो मेंबर फैमिली के इस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं और उन मेंबर का
जो प्रॉपर्टी है फैमिली की, देखो कोई भी जो भी मेंबर ऑफ द फैमिली है उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा। तो जो मेंबर का प्रॉपर्टी में हिस्सा है, एंसेस्ट्रल मतलब हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी, उन मेंबर्स को, उन मेंबर ऑफ द फैमिली को को-पार्सनर्स कहा जाता है। Who are co-parceners? The member who share the ancestral property and who are entitled to get share in the profit of joint Hindu family business are called co-parceners. तो co-parceners कौन हुए? वो members जो जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर हैं, जो जॉइंट हिंदू फैमिली रन कर रहे हैं, जिनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा है और जिनको प्रॉफिट मिलता है उस बिजनेस में। अगर बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है तो उनका भी उस प्रॉफिट में अगर हिस्सा है तो उन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? को-पार्सनर्स। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हु आर को-पार्सनर्स, या मीनिंग उसका कुछ भी पूछ सकते हैं। तो को-पार्सनर कौन है? मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली जिनका प्रॉपर्टी में हिस्सा है और जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड को-पार्सनर्स। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि 3 मेंबर्स, जैसे दादा हो गए और पापा हो गए और आप हो गए, तो आप तीनों कौन हो गए? You 3 are co-parsoners. Why? Because you are member of joint Hindu family business, you are taking share from the profit. Apart from that, you are having this share in the ancestral property. ठीक है, तो 2 कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली की क्या है? पहला तो यह है कि मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में। दूसरा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? कि जो हमारे बड़े, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं। देखो क्या होता था कि पहले पूरा फैमिली, पुराने टाइम में पूरा फैमिली, इंडिया में मोस्टली पूरा फैमिली क्या करता था? एग्रीकल्चर में एंगेज रहता था। तो एग्रीकल्चर कैसे करता था? उनकी अपनी लैंड रहती थी, उसी में पूरा फैमिली वर्क करता था। तो जो बड़े लोग होते थे वो ये लैंड क्या करते थे? अपने छोटों को पास ऑन कर देते थे। तो जो लैंड बहुत सालों से हमारे बड़े लोग हमें पास ऑन करते जा रहे हैं, उस लैंड को हम क्या कहेंगे? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन करना है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है, पूर्वज की प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है, अदरवाइज आप ये बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या चीज़ होनी ज़रूरी है? एक तो जॉइंट फैमिली होना चाहिए, दूसरा वो जॉइंट फैमिली हिंदू होना चाहिए, तीसरा कि जो फैमिली है उसी के मेंबर्स केवल वर्क करेंगे, तीसरा एटलीस्ट मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, चौथा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्या पॉइंट और है? फर्स्ट पॉइंट तो ये 2 कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन ये थी कि मिनिमम 2 मेल मेंबर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट इज अंडर हिंदू लॉ देयर आर 2 सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। देखो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस केवल हिंदू लॉ को फॉलो करते हुए चलता है, और क्या कह रहे हैं कि हिंदू लॉ में 2 सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस हैं, और वो कौन से हैं? दया बागा एंड मिताक्षरा। 2 हिंदू लॉ हैं एग्जिस्टेंस में, वो कौन कौन से हैं? दया बागा एंड मिताक्षरा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दया बागा? दया बागा का मतलब होता है कि दया बागा जो हिंदू लॉ है, इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल ओनली। जो दया बागा है वो केवल वेस्ट बंगाल में प्रिवेल करता है, और ये क्या अलाउ करता है कि केवल मेल ही नहीं, बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर कैन बिकम को-पार्सनर्स। को-पार्सनर मीन्स member of this business and they will share ancestral property also। तो केवल पूरे इंडिया में केवल वेस्ट बंगाल में दयाबाग प्रिवेल करता है, और ये क्या अलाउ करता है कि बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर कैन बी को-पार्सनर्स, मीन्स मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस, कि फीमेल मेंबर भी फैमिली बिजनेस रन कर सकती हैं। मिताक्षरा, मिताक्षरा प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में प्रिवेल करता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल छोड़ के पूरे इंडिया में मिताक्षरा प्रिवेल करता है। और मिताक्षरा क्या कहता है, वो केवल मेल मेंबर को अलाउ करता है टू रन द बिजनेस और टू बिकम को पार्टनर्स। ठीक है, तो दयाबा केवल वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है। दयाबा केवल वेस्ट बंगाल में प्रिवेल कर रहा है, मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया में प्रिवेल कर रहा है और वेस्ट बंगाल में प्रिवेल नहीं कर रहा है। दयाबा के जो है वो के नॉट ओनली मेल बट फीमेल मेंबर्स को भी अलाउ करता है कि वो को पार्टनर बन सकती हैं। मिताक्षरा केवल मेल मेंबर्स को अलाउ करता है कि दे कैन बिकम मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस। ठीक है, नाउ ये तो आपका मीनिंग हो गया। तो मीनिंग में व्हाट यू हैव स्टडीड कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन्स ओनली इन इंडिया, इट इज प्रेजेंट ओनली इन इंडिया, और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस है। इसको एक जॉइंट हिंदू फैमिली ही रन कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया तो केवल मेल मेंबर्स ही को पार्टनर्स बन सकते हैं। एंड हु आर को पार्टनर्स, को पार्टनर्स वो हैं जिनका जो बिजनेस के मेंबर्स हैं और जो फैमिली प्रॉपर्टी जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको भी शेयर करते हैं, और जो प्रॉफिट अर्न किया गया है बिजनेस में उसको भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया मिताक्षरा फॉलो होता है, जहाँ पे कि केवल मेल मेंबर्स ही रन कर सकते हैं बिजनेस को, और वेस्ट बंगाल केवल ऐसी जगह है जहाँ पे फीमेल मेंबर भी को पार्टनर बन सकती हैं। 3 सक्सेसिव जनरेशन इज रिक्वायर्ड, और अगर फैमिली में केवल 2 मेल मेंबर हैं तो वो भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये केवल हिंदू लॉ को फॉलो करते हुए रन करता है। नाउ फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फीचर्स में फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, कंट्रोल, कंटिन्यूटी, माइनर मेंबर, बहुत इजी फीचर्स हैं और फीचर्स से ही आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या है, फॉर्मेशन। देखो, फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमने आपको क्या बताया, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली, और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना है, रन करना है, तो 2 मेंबर फैमिली में होने चाहिए, 2 मेल मेंबर फैमिली में होने चाहिए, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब, देखो, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, जैसे कि आपके फैमिली में अगर आपके ग्रैंडफादर सबसे एल्डेस्ट मेंबर हैं, ठीक है, तो जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है वही हेड ऑफ द बिजनेस बनता है। तो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज हेड ऑफ द बिजनेस, और वो हेड ऑफ द बिजनेस बनता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली मीन्स कर्ता इज हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब लाइबिलिटी की बात होती है, तो कर्ता जब हेड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, तो सारे डिसीजन बिजनेस के कौन लेता है, कर्ता लेता है। अब कर्ता अगर सारे डिसीजंस ले रहा है, तो अगर कोई डिसीजन गलत भी हुआ तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कर्ता होगा। कभी कभी क्या होता है कि जो अदर मेंबर ऑफ द फैमिली होते हैं, जो अदर मेंबर ऑफ द बिजनेस होते हैं, वो कर्ता को अपने कुछ डिसीजंस बताते हैं, अपने कुछ आइडियाज बताते हैं, लेकिन कर्ता बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, बीइंग द हेड ऑफ द बिजनेस, अगर उसको वो आइडियाज पसंद नहीं आते हैं तो वो सिर्फ अपने आइडियाज को ही फॉलो कराता है बिजनेस में, दूसरों के आइडिया, दूसरों के डिसीजन को ध्यान में नहीं रखता है। तब अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो या कोई भी लॉस हो बिजनेस में, तो उसका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पे आएगी, कर्ता के सर पे आएगी, क्योंकि वो डिसीजन किसने लिए थे, कर्ता ने लिए थे। उसने फैमिली मेंबर्स के डिसीजंस को इग्नोर किया। तो इसीलिए जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो अनलिमिटेड होती है, और बाकी सब मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। Liability in case of joint Hindu family business, the liability of कर्ता is unlimited and liability of other member of the business is limited. इसका क्या मतलब हुआ,
जब सोल प्रोप्राइटर भी पढ़ाया था हमने तो उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब बताया था कि अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कवर करने के लिए या उस लॉस को ख़त्म करने के लिए जितने भी डेब्ट्स हैं उनको पे ऑफ करने के लिए जो आपके बिजनेस के एसेट्स हैं उनको सेल करो और लॉस को कवर करो। और अगर बिजनेस के एसेट सेल होने के बाद भी आपके डेब्ट्स पे ऑफ नहीं होते हैं तब आप क्या करोगे, अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करोगे। ठीक है, अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करोगे, अपनी पर्सनल गाड़ी हो गई, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, उन सबको बेचोगे और उन डेब्ट्स को कवर करोगे। तो इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस केवल कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बाकी सब मेंबर की लिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लॉस हो रहा है, अगर कोई भी लॉस हुआ बिजनेस में और डेब्ट पे ऑफ करना है तो जितने भी मेंबर्स हैं बिजनेस के एक्सेप्ट करता, वो तो बिजनेस में उनका जितना शेयर है वो सेल ऑफ करके उस लॉस को जितना भी बन रहा है देंगे। लेकिन कर्ता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अगर बिजनेस के एसेट्स बेचने के बाद भी लॉस कवर नहीं हुआ तो कर्ता अपने हिस्से की पर्सनल प्रॉपर्टी को, अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके वो डेब्ट्स को पे ऑफ करेगा। वो बाकी फैमिली मेंबर्स को फोर्स नहीं कर सकता कि वो भी अपने पर्सनल एसेट्स बेच के उस लाइबिलिटी को फुलफिल करे। ठीक है, तो इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड और बाकी फैमिली मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल। कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ द हेड ऑफ द बिजनेस, दैट इज कर्ता। कर्ता के हाथ में पूरा कंट्रोल है। सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, कर्ता ले रहा है। कंटिन्यूटी में क्या है, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है या उसको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आए या इंसॉल्वेंसी हो जाए तो क्या होगा, बिजनेस भी शट डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक अकेला मेंबर है। But the business in case of joint Hindu family business is not affected by death or incapacity of कर्ता। अगर कर्ता की डेथ हो गई या कर्ता को कुछ ऐसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई कि वो आगे वर्क नहीं कर पा रहा है तो बिजनेस शट डाउन नहीं होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बंद नहीं होगा। जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है वो हेड ऑफ द बिजनेस बन जाएगा। तो कंटिन्यूटी में क्या है, इन केस कर्ता डाइज या उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि वो आगे वर्क नहीं कर सकता है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है वो कर्ता बन जाएगा, वो कर्ता की प्लेस ले लेगा, वो हेड ऑफ द बिजनेस बन जाएगा और बिजनेस उसी तरह से कंटिन्यू करेगा जैसे पहले चल रहा था। फिफ्थ वन इज माइनर मेंबर। माइनर हमने आपको बताया ही, एज सून एज अ बेबी बॉय इज बॉर्न, कोई भी बेबी बॉय बॉर्न होगा वैसे ही वो मेंबर ऑफ द बिजनेस बन जाएगा। तो फीचर्स में फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, कंट्रोल, कंटिन्यूटी, माइनर मेंबर। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग इज मेरिट्स, एडवांटेजेस, इफेक्टिव कंट्रोल। पहला एडवांटेज क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल। देखो सारे डिसीजन कर्ता ले रहा है, वो जो चाह रहा है, उसको जो सही लग रहा है वो सारे डिसीजंस ले रहा है। तो अगर एक ही पर्सन के डिसीजंस को फॉलो किया जाएगा तो क्या होता है कि दूसरे अपना डिसीजन नहीं दे रहे हैं तो काम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो एक पर्सन ने डिसीजन लिया और वो डिसीजन बोला गया वही डिसीजन सबने फॉलो कर लिया, तो वहाँ इफेक्टिव कंट्रोल रहता है कि हम सबको, सारे मेंबर्स को कर्ता की बात माननी है। सेकेंड, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। ये अभी हमने बताया कि कंटिन्यूटी कैसे रहती है, अगर कर्ता की डेथ हो जाए तो बिजनेस शट डाउन नहीं होगा, बंद नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो बिजनेस का हेड बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा और बिजनेस वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। थर्ड इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि कर्ता को अकेले अपना एसेट सेल करने पड़े, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ये तो मेंबर्स के लिए एक एडवांटेज है कि बिजनेस का जितना एसेट है वो तो सेल करेंगे, वो तो बेच के अपना लॉस कवर करेंगे, लेकिन उस लॉस को कवर करने के लिए उन्हें अपने पर्सनल एसेट सेल नहीं करने पड़ेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन में आपका क्या पॉइंट रहेगा कि देखो सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं,
सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो वो एक दूसरे के साथ चीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने बिजनेस में कोई भी गड़बड़ी की तो बिजनेस का नाम खराब होगा, तो उनके फैमिली का नाम खराब होगा। बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फैमिली के नाम से रन कर रहा है, तो अगर बिजनेस में कोई किसी ने भी कुछ भी गड़बड़ी की तो अब बिजनेस का नाम खराब होना मतलब फैमिली का नाम भी सोसाइटी में खराब होना। अगर बिजनेस का गुडविल खराब होगा तो फैमिली का नेम भी सोसाइटी में खराब होगा। इसीलिए वो लोग आपस में लॉयल रहते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है। नाउ लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज, एक ही फैमिली अपना रिसोर्सेज लगा रहा है, एक ही फैमिली के पास जितना पैसा होगा बस वो लगाएगा। अगर और कई फैमिली मिलके बिजनेस रन करते या कई पार्टनर्स होते तो ज़्यादा रिसोर्सेज रहता, पैसा एंड ऑल कैपिटल सब कुछ ज़्यादा रहता। लेकिन क्योंकि एक ही फैमिली, ओनली वन फैमिली इज रनिंग द बिजनेस, और वो भी ये भी एक रूल है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में रन करना है। आप बाहर से प्रॉपर्टी बाहर प्रॉपर्टी खरीद के बिजनेस नहीं रन कर सकते, आप उस प्रॉपर्टी को और बढ़ा नहीं सकते। तो एक ही जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसी के अकॉर्डिंग उसी में बिजनेस रन करना है, तो आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए। सेकेंड इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ये डिसएडवांटेज है। जब लॉस होगा तो कर्ता को अपने पर्सनल एसेट भी सेल करके उस लॉस को बेयर करना पड़ेगा। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, डोमिनेंस ऑफ कर्ता का क्या मतलब है कि कर्ता मैनेजेस द बिजनेस एंड समटाइम ही इग्नोर्स द वैल्यूएबल एडवाइस ऑफ अदर मेंबर्स। कर्ता क्या करता है कि बस अपना जोर चलाता है कि जो डिसीजन मैंने लिया है वही डिसीजन सही है। एक तो वो कि मैं एल्डेस्ट मेंबर हूँ फैमिली का, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैंने ज़्यादा दुनिया देखी है, मैं सही डिसीजन ले सकता हूँ, तो वो बाकी फैमिली मेंबर्स के डिसीजन को इग्नोर करता है। बाकी जो अभी यंगर जनरेशन है वो नए आइडियाज़ को लेकर आ सकती है, लेकिन कर्ता क्या सोचता है, नहीं मैं एक्सपीरियंस ज़्यादा हूँ, जो मेरे डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है। तो कभी कभी क्या होता है कि बाकी फैमिली मेंबर्स और कर्ता के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, लड़ाई भी होती है, कन्फ्यूजन भी होता है, इससे जो है फैमिली भी ब्रेक हो सकता है। तो कर्ता का हमेशा डोमिनेंस चलता है कि वही सारे डिसीजन लेता है और बाकी फैमिली मेंबर्स को कोई भी आइडियाज़ और डिसीजंस नहीं देने देता। तो वो कभी कभी वो एक डिसएडवांटेज वाला पॉइंट हो जाता है कि बाकी फैमिली मेंबर्स फिर क्या सोचते हैं कि जब इन्हीं को सब कुछ डिसाइड करना है तो फिर हम इस बिज़नेस में क्या कर रहे हैं, और फिर उसमें कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट वगैरह अराइज हो जाती है। लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल, लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने आपको सोल प्रोप्राइटर में बताया था कि अ सिंगल पर्सन कैन नॉट बी इंटेलिजेंट इन ऑल द एरियाज। अगर सोल प्रोप्राइटर है, हो सकता है वो सेल्स का डिसीजन अच्छा लेता हो, वो परचेज का डिसीजन अच्छा ले रहा हो, वो अकाउंट्स में अच्छा नहीं हो, तो वो बैलेंस शीट वगैरह नहीं सही से बना पा रहा हो। एक ही पर्सन के ऊपर एक तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो एक बहुत अच्छा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। अब अगर हम कॉमर्स के टीचर हैं तो हम कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडी है, इन सब्जेक्ट में हम कुछ भी चीज़ हमें डिसाइड करनी हो तो हम अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर हमसे कोई कह दे कि आप फिजिक्स पढ़ा दीजिए और केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, तो क्या हमारा दिमाग उसमें चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, अच्छे से तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। तो लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल। अब करता क्या है कि वो एक अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम आ जाए फैमिली में या कुछ नया डिसीजन लेना हो तो सारा डिसीजन कौन ले रहा है? कर्ता ले रहा है। ओनली कर्ता इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस। तो हो सकता है कि वो सारे डिसीजन सही ना ले पाए, हर एरिया में वो डिसीजन ना ले पाए सही से, बिकॉज ऑफ लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल। और अगर वो अपने किसी फैमिली मेम्बर से हेल्प भी मांगेगा कि इसमें हमें इस डिसीजन में को लेने में हमारी हेल्प करो, तो भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी हर एरिया में ज़रूरी नहीं है कि स्किल्ड हो, वो भी तो पूरा एक ही फैमिली बिजनेस रन कर रहा है। अगर एक फैमिली एक ही तरह से सोचता है तो हो सकता है कि सही डिसीजन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नहीं ले पाए। हो सकता है फैमिली में किसी की भी अकाउंटेंसी अच्छी ना हो, ठीक है, फैमिली में अगर किसी की भी अकाउंटेंसी अच्छी नहीं है तो वो बाहर से किसी अकाउंटेंट को अपने बिजनेस में अपॉइंट नहीं कर सकते। एक तो ये कि फैमिली बिजनेस है, दूसरा ये कि
एक ही फैमिली बिजनेस रन कर रहा है तो वो बहुत हाई सैलरी, किसी भी प्रोफेशनल को बहुत हाई सैलरी पे नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बीइंग वन फैमिली मैनेजरियल स्किल इज लिमिटेड। सो दीज आर द 4 पॉइंट ऑफ लिमिटेशन एंड 4 पॉइंट ऑफ मेरिट्स, और हम लोग ने 5 पॉइंट्स फीचर के पढ़े। तो दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हर सैटरडे हम उसको देख के आंसर कर देंगे आपको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो पे जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग वो करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।